हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूपीएससी पीएफओ का जो अकाउंट्स ऑफिसर और या फिर एनफोर्समेंट ऑफिसर का जो एग्जाम है उसकी डेट्स यूपीएससी ने डिक्लेयर कर दी हैं और आपका एग्जाम जो है वो मई 2021 में होने वाला है। तो इसीलिए स्लीपी क्लासेस आप लोगों के लिए लेके आया है पीएफओ प्रिपरेशन वीडियोस। और इसी सीरीज में आज हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, और आज जो है आपका लेक्चर नंबर 2 है दोस्तों। तो आइए दोस्तों हम इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, देखिए अकाउंट्स मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि हम बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करेंगे, बिल्कुल ही बेसिक से शुरू करेंगे। तो इसीलिए मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। सबसे पहले हम लोग जो है सबसे अकाउंट्स की जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है वो पढ़ेंगे। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अकाउंट्स पेएबल। तो दोस्तों आपका अकाउंट्स पेएबल होता क्या है, देखिए अकाउंट्स पेएबल होता है इट इंक्लूड्स ऑल द एक्सपेंसेस that a business has incurred but has not yet paid. This account is recorded as a liability on the balance sheet as it is a debt owed by the company. ठीक है, ये आपको बोल रहा है कि अकाउंट्स पेबल क्या है। ये वो सारे खर्चे होते हैं बिजनेस के जो कि अभी तक जो आपके आ तो चुके हैं, लाइक आपके खर्चे हो चुके हैं लेकिन अभी तक आपने कैश में पे नहीं किया है। ठीक है, आपने पैसे दिए नहीं है। ठीक है, इस तरह से दी अकाउंट इज रिकॉर्डेड एज अ लाइबिलिटी ऑन द बैलेंस शीट। ठीक है, जो बैलेंस शीट होती है उसकी लाइबिलिटी साइड पे इसको लिखा जाता है। ठीक है, बैलेंस शीट में मैंने आपको बताया था दो साइड्स होती हैं, एक होती है आपकी एसेट्स होते हैं, दूसरी साइड होती है आपकी लाइबिलिटी। ठीक है, तो ये जो लाइबिलिटी होती है जनरली बिजनेस की देनदारियां होती हैं कि उसने कितना पैसा किसी को देना है या उसके ऊपर लाइबिलिटी है। ठीक है, तो इसको अकाउंट्स पेबल जो होता है उसको लाइबिलिटी साइड पे लिखा जाता है बैलेंस शीट की दोस्तों। ठीक है, इसी तरह दूसरी चीज आपके पास आती है अकाउंट्स रिसीवेबल। जैसे आपका पेबल है उसी तरह रिसीवेबल है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या दी गई है, accounts receivable include all the revenue sales that a company has provided but has not yet collected payment on it. The account is on the balance sheet recorded as an asset that will likely convert to cash in short term. ठीक है, तो आपसे बोल रहा है अकाउंट्स रिसीवेबल आपके पास क्या चीज होती है कि जो भी आपने सेल्स कर दी है, लेकिन आपने सपोज कीजिए कि वो क्रेडिट पे कर दी है, आपने कुछ भी बेचा है, कोई भी प्रोडक्ट आपका कोई भी स्टॉक आपने बेचा है, लेकिन आपको पैसा रिसीव नहीं हुआ है उस पे, आपको कोई भी कैश जो है वो रिसीव नहीं हुआ है। आप उसको जो है शॉर्ट टर्म में या कुछ टाइम के लिए आप जैसे क्रेडिट दे देते हैं कि आज आपने किसी को माल बेच दिया और आपको पेमेंट जो हो रही है वो लगभग 1 महीने बाद हो रही है, कहीं पे आपको 1 महीने बाद होती है, कहीं पे 2 महीने बाद होती है, ये सब शॉर्ट टर्म होता है। ठीक है, तो उस तरह की सेल्स को जो हम बोलते हैं वो हमारा अकाउंट्स रिसीवेबल होता है। ठीक है, अकाउंट्स रिसीवेबल मतलब कि कोई भी पैसा जो हमें मिलने वाला है, मिला नहीं है। पेबल जो कि हमने अभी पे नहीं किया है, हम पे करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये हमारी बैलेंस शीट में अक्सर यूज होती हैं। आपको क्वेश्चन डायरेक्टली इन टर्म्स के ऊपर भी पूछा जा सकता है, इसलिए इसे ध्यान से देखिएगा। आपसे हो सकता है कि पूछ ले कि अकाउंट्स पेबल क्या होता है, आपके पास 4 ऑप्शंस दे दे। ठीक है, अकाउंट्स रिसीवेबल क्या होता है, 4 ऑप्शंस दे दे आपको। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन इसके ऊपर बन जाते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये आपके पास क्या दे रहा है, एक्रूड एक्सपेंसेस। ठीक है दोस्तों, पिछले वीडियो में किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था कि एक्रूड कंसेप्ट क्या होता है। लायबल है, ठीक है, आपको मिलने वाली है इन फ्यूचर, या अभी तक आपको सपोज कीजिए कि आपको पिछले 4 महीने से सैलरी नहीं मिली है, तो वो 4 महीने की सैलरी आपकी एक्रूड है। ठीक है, वो बिजनेस लायबल है आपको पे करने के लिए। तो एक्रूड कंसेप्ट वही होता है कि जिसको हम कैश में नोट नहीं कर रहे, कोई चीज होने वाली है या आपके पास एक्रूड है। ठीक है, आपने सेल्स कर दिया, आपको पैसा आने वाला है, उस चीज को हम बोलते हैं एक्रूड। ठीक है, आपके पास एक्चुअल में कैश में पेमेंट नहीं हुई है लेकिन आप एक्रूअल बेसिस पे उसको अकाउंट्स में नोट करते हैं, तो वो होता है हमारा एक्रूड कंसेप्ट। ये किसी ने पिछले वीडियो में जो है क्वेश्चन पूछा हुआ था कमेंट सेक्शन में। मैं तो इसी तरह आपका यहाँ पे एक्रूड एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस दैट हैज बीन इनकर्ड बट हैजंट बीन पेड इज डिस्क्राइब्ड बाय द टर्म एक्रूड एक्सपेंस। कोई भी आपका खर्चा है, ठीक है, जो कि आपका हो तो चुका है लेकिन अभी तक आपने पे नहीं किया है। ठीक है, जैसे कई सारी हो सकती है, आपकी इंश्योरेंस है, ठीक है, आपकी इंश्योरेंस ड्यू हो रही है, आपने अभी तक पे नहीं किया है, आपका कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, आप उनके पिछले काफी टाइम से कस्टमर रहे हैं, तो वो आपके एक्रूड एक्सपेंसेस हो जाते हैं। ठीक है, या आपकी सैलरीज है जो अनपेड सैलरीज हैं। ठीक है, एक्रूड एक्सपेंस का एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होता है आपका अनपेड सैलरीज। आपकी कुछ महीने की पिछली सैलरीज जो है आपने अभी तक पे नहीं की है, तो वो किस में आएगा, एक्रूड एक्सपेंसेस में आएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसी तरह आपका टर्म आ जाता है एसेट। तो एसेट आप जानते हैं, एसेट को हम क्या बोल सकते हैं, आगे हम इसको इन्वेंट्री भी कहते हैं। ठीक है, हम इसको स्टॉक भी कहते हैं। स्टॉक वैसे जो है आपका करंट एसेट्स में आता है जनरली। ठीक है, तो फिक्स्ड एसेट्स में ये दो तरह के एसेट होते हैं दोस्तों। देखिए, एक फिक्स्ड एसेट होता है, एक करंट एसेट होता है।
ठीक है। तो करंट एसेट्स के अंदर आपका स्टॉक आ जाता है, कैश आ जाता है, ये सारा जो होता है आपका एसेट होता है। एसेट है मतलब कि कोई भी ऐसी चीज, जिस भी चीज की बिजनेस के लिए कोई वैल्यू होगी, वो बिजनेस का एसेट होगा। ठीक है दोस्तों, मतलब कि ये वो उसके ओनर होंगे। ठीक है, बिजनेस जो है उसका ओनर होगा, दैट इज नोन एज एसेट। ये आपका करंट एसेट हो सकता है, फिक्स्ड एसेट हो सकता है। करंट एसेट्स मैंने आपको बता दिया, कैश हो सकता है, स्टॉक हो सकता है, इन्वेंट्री हो सकता है। और फिक्स्ड एसेट आपकी क्या होती है? आपकी प्लांट हो गया, ठीक है, मशीनरी हो गई। प्लांट ये पौधों वाला प्लांट नहीं है, ये प्लांट है कॉर्पोरेट प्लांट किसी भी तरह का, या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है उस तरह का प्लांट। ठीक है, आपका मशीनरी हो गई, या आप कोई भी एसेट बाकी ले लेते हैं। आपने फर्नीचर ले लिया, ठीक है, ऑफिस के लिए आपने फर्नीचर ले लिया, आपने बिल्डिंग बना ली। ठीक है, ये सारा किस चीज में आता है? ये फिक्स्ड एसेट में आता है। तो ये एसेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको हम एक अलग से इसका पूरा टेबल बनता है बैलेंस शीट के अंदर, जिसको हम स्पेशली एसेट के नाम से जानते हैं। दूसरी साइड जो बनती है वो लाइबिलिटी होती है दोस्तों, और इन दोनों को आपस में मैच करना होता है। तो एनीथिंग द कंपनी ओन्स दैट हैज मॉनिटरी वैल्यू, कोई भी चीज जो कंपनी ओन करती है जिसकी कोई मॉनिटरी वैल्यू है, उसको हम एसेट बोलते हैं। दीज आर लिस्टेड इन ऑर्डर्स ऑफ लिक्विडिटी फ्रॉम कैश टू लैंड एंड लीस्ट लिक्विडिटी। ठीक है, इसका लिक्विडिटी का क्या मतलब होता है? मैंने आपसे लास्ट वीडियो में भी कहा था, लिक्विडिटी का मतलब होता है किसी भी चीज की कन्वर्टिबिलिटी इनटू कैश। ठीक है, किसी भी चीज को कितनी इजीली आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं लिक्विडिटी। तो इसी तरह इसने यहाँ पे बोला हुआ है कि जो कैश है द मोस्ट लिक्विड फॉर्म होती है, और जो लैंड होती है लीस्ट लिक्विड होती है, क्योंकि इसको कैश में कन्वर्ट करना मुश्किल होता है, इजीली लैंड को बेचा नहीं जा सकता, इसलिए इसको बोला है कि लीस्ट कन्वर्टिबिलिटी या लीस्ट लिक्विड। तो लिक्विडिटी को आप याद करना होगा आपको, ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है और अकाउंट्स में काफी यूज होती है। आपके हो सकता है आपके क्वेश्चंस में कोई चीज पूछी जाए, ऑप्शंस में आपको लिक्विडिटी टर्म दी गई हो, और तो आपको इसको इंटरप्रेट करना आना चाहिए दोस्तों। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज पे हम चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है? बुक वैल्यू। तो आपकी बुक वैल्यू क्या होती है? एज एन एसेट इज डेप्रीशिएटेड इट लूजेस वैल्यू। द बुक वैल्यू शोज द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ एन एसेट लेस एनी एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले आप देखिए ये डेप्रीसिएशन क्या चीज है। ये जो डेप्रीसिएशन आपके पास दिया हुआ है, डेप्रीसिएशन होता है लॉस इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट। ठीक है, किसी भी एसेट की वैल्यू में जो गिरावट आती है ड्यू टू, किस लिए? ड्यू टू, ठीक है, वियर एंड टियर या यूजेज। ठीक है, किसी भी जैसे किसी भी एसेट को आप यूज करते हैं तो उसकी जो है वैल्यू घट जाती है। जैसे कि दोस्तों आपके पास कोई गाड़ी है, ठीक है, आपके पास कोई कार है, या आपके पास कोई हाउस भी है सपोज कीजिए। ठीक है, अगर आप देखें तो कुछ टाइम बाद जो हाउस की वैल्यू होगी, हाउस की जो इंटरनल वैल्यू होगी, ठीक है, वो कुछ टाइम बाद घट जाएगी जैसे जैसे घर पुराना होता जाएगा। या कार है आपके पास, आप आज कार लेते हैं, नई कार लेते हैं, तो वो काफी महंगी होती है, लेकिन आप कुछ समय बाद देखेंगे, 2 या 3 साल बाद देखेंगे, उस कार की वैल्यू घट जाती है। सेकंड हैंड कार की वैल्यू आप जानते ही हैं। ठीक है, सेकंड हैंड जो गाड़ियां होती है उनकी वैल्यू काफी कम हो जाती है, तो वो किस लिए होती है? उस पर डेप्रिसिएशन लगती है दोस्तों। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन का क्या डेफिनेशन होता है? लॉस इन दी वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यू टू वियर एंड टियर और यूजेज। ठीक है, यूजेज की वजह से, वियर एंड टियर की वजह से जो है एसेट की जो वैल्यू घट जाती है, और हर चीज की घटती है, जो भी एसेट होता है, चाहे वो फिक्स्ड एसेट हो, करंट एसेट्स हो। करंट एसेट्स में जैसे कि आपका स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है, ठीक है, उसकी भी वैल्यू जो है कुछ इन फ्यूचर जो है जाके घट भी सकती है। ठीक है, तो उस तरह की चीजें जो होती है डेप्रिसिएशन की वजह से उसकी वैल्यू घटती है। तो बुक वैल्यू क्या होती है? जो हम अकाउंट्स बुक में एक्चुअल वैल्यू लिखते हैं, उसकी क्या होगी? जो एक्चुअल वैल्यू होगी सबसे पहले तो, ठीक है, जो एक्चुअल वैल्यू आपके पास दी गई होगी माइनस आप उसमें से डेप्रिसिएशन कर देंगे किसी भी एसेट के, जो आपके पास वैल्यू आएगी दैट इज नोन एज बुक वैल्यू। उसको आप अकाउंट बुक्स में एक्चुअल में नोट डाउन करते हैं, या वो जो है आपकी कैरिड फॉरवर्ड होती है, वो आगे तक आपकी बैलेंस शीट तक चलती है, तो उसको हम बोलते हैं बुक वैल्यू। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये आपको बोल रहा है इक्विटी। ठीक है, तो इक्विटी आपका क्या होता है? इक्विटी डिनोट्स द वैल्यू लेफ्ट ओवर आफ्टर लाइबिलिटीज दैट हैव बीन रिमूव्ड। ठीक है, रिकॉल द इक्वेशन assets is equals to liabilities plus equity. If you take your assets and subtract your liabilities, you are left with equity, which is the portion of the company that is owned by the investors and owners. तो ठीक है, इक्विटी क्या होती है? इक्विटी होती है आपकी ओनरशिप। ठीक है, जो आपका ओनर है उसकी क्या ओनरशिप है, उसके अंदर इक्विटी उसी चीज को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि आपका एग्जांपल क्या हो जाता है यहाँ पे, आपके शेयर्स।
ठीक है। किसी भी कोई भी शेयर होल्डर है कंपनी का, उसके पास कंपनी के शेयर्स हैं, तो वो शेयर्स को हम क्या बोलेंगे, उस शेयर को हम क्या बोलेंगे, उस शेयर होल्डिंग को हम क्या बोलेंगे, इक्विटी। ठीक है। तो ये इक्विटी क्या होती है, आपकी ओनरशिप क्या है, ठीक है, बिजनेस के अंदर। तो इसी के आपको यहाँ पे फॉर्मूला भी दिए गए हैं। ठीक है। जब बैलेंस शीट बनती है, बैलेंस शीट में मैंने आपको कहा था कि बैलेंस शीट में एक साइड पे एसेट होता है, एक साइड पे लाइबिलिटी होता है। ठीक है दोस्तों। तो लाइबिलिटीज के अंदर हम जो देनदारियां होती हैं उसके अंदर कैपिटल भी आता है, और ये कैपिटल आपका क्या होता है, इक्विटी होता है। ये लाइबिलिटी साइड में क्यों आता है दोस्तों, इसको हम देनदारी में क्यों लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था एक कंसेप्ट कि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट की, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट की, बिजनेस एंटिटी हमेशा ही अलग से काम करती है, वो अपने ओनर से अलग होती है। और जो ओनर ने कैपिटल लगाई होती है, जो भी उसकी इक्विटी है, जो भी उसका राइट है कंपनी के अंदर, ठीक है, वो जो होता है वो कंपनी की देनदारी होती है ओनर के लिए। ठीक है। क्योंकि ओनर जो है वो डिफरेंट है देन दी आपकी जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है या जो आपकी कंपनी है, यही तो आपका सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। तो इसी चीज को यहाँ पे यूज किया जाता है। तो आपको क्या बोलता है कि एसेट साइड जो है, जब हम उसको बैलेंस शीट में इक्वेट करते हैं, तो दूसरी साइड पे एक तो आपकी लाइबिलिटीज आ जाती हैं, प्लस आपकी इक्विटी भी आ जाती है। ये आपकी होती है शेयर होल्डिंग। ठीक है। और जो आपके वोटिंग राइट्स भी होते हैं दोस्तों, देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, वो भी हमारे शेयर होल्डिंग के हिसाब से ही डिसाइड होते हैं। जिसके जितने शेयर होते हैं उसके उतने ही वोटिंग राइट्स होते हैं कंपनी के अंदर। जनरली ऐसा होता है दोस्तों। ठीक है। तो ये तो रहा आपका इक्विटी। अब हम लोग चलते हैं आगे, इन्वेंट्री। ठीक है। इन्वेंट्री आपकी वही चीज है, स्टॉक। ठीक है। कितना माल आपके पास पड़ा हुआ है जो आपने प्रोड्यूस किया है, आपके पास मैन्युफैक्चर्ड, या आपके पास फाइनल स्टॉक कितना है, उसको हम इन्वेंट्री बोलते हैं। तो इन्वेंट्री इज द टर्म यूज्ड टू क्लासिफाई द एसेट्स दैट अ कंपनी हैज परचेज्ड टू सेल टू इट्स कस्टमर दैट रिमेन्स अनसोल्ड। जो अनसोल्ड आपके पास पड़ा हुआ है उसको हम इन्वेंट्री बोलते हैं। लेफ्ट ओवर स्टॉक बोल सकते हैं आप इसको। एज दीज आइटम्स आर सोल्ड टू कस्टमर्स द इन्वेंट्री अकाउंट विल लोअर। ठीक है। जैसे ही आप उस स्टॉक को बेचना शुरू कर देते हैं, आपका बिक जाता है, तो आपकी इन्वेंट्री जो है वो जो है लो होना शुरू हो जाती है, रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। ठीक है। तो ये तो हो जाता है आपका इन्वेंट्री। अब चलते हैं लाइबिलिटी के ऊपर। ठीक है। लाइबिलिटी भी जो है दोस्तों आपकी दो तरह की होती है, करंट लाइबिलिटी होती है, एक फिक्स्ड लाइबिलिटी होती है। ठीक है दोस्तों। तो करंट जो होती है ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है, बिलो 1 ईयर्स की जो लाइबिलिटीज होती है उसको हम करंट लाइबिलिटीज बोलते हैं। और फिक्स्ड लाइबिलिटीज होती हैं जो आपकी लॉन्ग टर्म में चलती हैं। ठीक है दोस्तों। तो ऑल डेट्स दैट अ कंपनी हैज येट टू पे आर रेफर्ड टू एज लाइबिलिटीज। तो आपको बोल रहा है जो भी कंपनी ने डेट्स देने हैं अपने, जो भी उधार देने हैं कंपनी, या जो भी देनदारी है कंपनी की, दैट इज रेफर्ड टू एज लाइबिलिटीज। कॉमन लाइबिलिटीज इंक्लूड अकाउंट्स पेबल, जो भी हमने पीछे किया था अकाउंट्स पेबल, मैंने आपको वहां भी बताया था कि हम बैलेंस शीट की जो है लाइबिलिटी साइड पे लिखा जाता है पे रोल। ठीक है। एंड लोन्स, आपके शॉर्ट टर्म लोन्स जो हैं जो आपने पे करने हैं, वो सब आपकी लाइबिलिटीज में, या लॉन्ग टर्म लोन्स भी जो है आते हैं आपके, वो सब लाइबिलिटीज के अंदर आते हैं। ये देनदारी होती है, कंपनी ने देनी होती है, तो ये बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे लिखी जाती है दोस्तों। काफी कॉमन यूज टर्म्स हैं ये, तो इसे ध्यान से देख लीजिएगा आप। अब चलते हैं हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आर द एक्सपेंसेस दैट डायरेक्टली रिलेट टू द क्रिएशन ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। नॉट इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी आर दोज कॉस्ट that are needed to run the business. An example of cost of goods sold would be the cost of materials or the direct labor to provide a service. तो दोस्तों आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में ये क्या कह रहा है कि इट डायरेक्टली रिलेट टू द क्रिएशन ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। ठीक है। किसी भी प्रोडक्ट की क्रिएशन पे जो आपका कॉस्ट आ रहा है उसको बोलते हैं हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो दोस्तों कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का जो है एक फॉर्मूला भी होता है, जिसमें कि जो कि आपसे डायरेक्टली इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर जो है। तो इसीलिए मैं आपको ये करवा देता हूँ, इसका फॉर्मूला आप जो है ध्यान से लिख लीजिएगा। ठीक है। इसके ऊपर डायरेक्टली आपका एक न्यूमेरिकल हो सकता है। तो ये क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है। इसको आप एक्सपेंड करके लिख लीजिएगा, ये आपका फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक जो है ये आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाता है दोस्तों। तो ठीक है। इसके ऊपर डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई भी न्यूमेरिकल हो सकता है एग्जाम के अंदर। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टर्म की तरफ, ये आपका डेप्रीसिएशन, जो मैं अपने पीछे हमने अभी डिस्कस किया था। तो डेप्रीसिएशन इज द टर्म दैट अकाउंट्स फॉर द लॉस ऑफ वैल्यू इन एन एसेट ओवर टाइम। किसी भी टाइम के अंदर जो है, कुछ टाइम स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर आपकी अगर एसेट की वैल्यू घट रही है तो उसको हम डेप्रीसिएशन बोलते हैं। जनरली एन एसेट हैज टू हैव सब्सटेंशियल वैल्यू इन ऑर्डर टू वारंट डेप्रीशिएटिंग इट। कॉमन एसेट्स टू बी डेप्रीशिएटेड आर ऑटोमोबाइल्स एंड इक्विपमेंट. Depreciation appears on the income statement as an expense
and it is often categorized as non-cash expense since it doesn't have a direct impact on a company's cash position। ठीक है दोस्तों, तो ये आपसे क्या बोल रहा है कि सबसे पहले तो ये कि कोई भी एसेट की वैल्यू घटती है तो उसको हम डेप्रिसिएशन बोलता है, और फिर बोलता है कि आपका जो कॉमन एसेट्स डेप्रिशिएट होते हैं वो आपके ऑटोमोबाइल्स होते हैं, प्लांट एंड मशीनरी होती है जो मैंने आपको पीछे बताया ही है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन अपीयर्स ऑन द इनकम स्टेटमेंट एज एन एक्सपेंस। एक हमारे पास अकाउंट बनता है दोस्तों इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मैं आपको इन सभी के स्पेसिमेंस जो है आगे हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये अकाउंट्स किस तरह के होते हैं ताकि आपको एक ब्रॉडर आइडिया मिल जाए कि जो भी हम यहाँ पे अकाउंट्स डिस्कस कर रहे हैं वो किस तरह से फॉर्म होते हैं या उसका पर्पस क्या होता है, वो आपको देखने से पता चल जाएगा। ठीक है, एक हम यहाँ पे दोस्तों इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं अकाउंट्स के अंदर, किसी बिजनेस के अंदर। ठीक है, जो भी इनकम हो रही होती है और जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है उसको हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। ये आपकी डेबिट साइड आ जाती है दोस्तों, ये आपकी यहाँ पे क्रेडिट साइड आ जाती है। तो क्रेडिट साइड पे जितनी भी हमारी इनकम्स होती हैं, जितनी भी हमारी रिसीट्स होती हैं, जो भी इनकम आ रही है कंपनी को, तो वो हम इस साइड लिखते हैं, और जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो हम यहाँ पे डेबिट साइड में लिखते हैं। तो हम इसको बैलेंस करके अगर निकाल लेते हैं, अगर इनकम ज्यादा आ रही हो तो अगर आपका डेबिट साइड पे बैलेंस बच जाए तो उसको हम लिख देते हैं नेट प्रॉफिट, और अगर आपका क्रेडिट साइड पे आ जाए तो उसको हम लिखते हैं नेट लॉस। तो इसी में ये आपको बोल रहा है कि डेप्रिसिएशन जो है इट इज रिटन ऑन द एक्सपेंस साइड ऑफ एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये मैं आपके साथ आगे भी डिस्कस करूंगा जब मैं आपको अकाउंट का स्पेसिमेन दिखाऊंगा लास्ट में, तो उस पर हम बात करेंगे। तो ये आपको क्या कह रहा है कि कैटेगराइज्ड एज अ नॉन कैश एक्सपेंस। ये आपका नॉन कैश एक्सपेंस होता है क्योंकि इसमें आपको कैश थोड़ी पे कर रहे हो, जस्ट आपका क्योंकि यूजेज की वजह से वैल्यू घट जा रही है एसेट की, तो इसलिए इसको नॉन कैश एक्सपेंस भी बोलते हैं दोस्तों। तो अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये आपका है इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ये आपका जो मैंने भी आपसे पहले एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपके साथ डिस्कस किया, उसी की तरह आपका एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी होता है। ठीक है, इसको हम इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं। तो इनकम स्टेटमेंट जो होती है ऑफन रेफर टू एज प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट शोज द रेवेन्यूज एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट्स ओवर अ गिवन टाइम पीरियड। ठीक है, रेवेन्यू अर्न्ड इज शोन एट द टॉप ऑफ द रिपोर्ट and various costs are subtracted from it until all costs are accounted for, the result being net income। तो ठीक है दोस्तों, इसमें आपको बोल देता है कि आप सबसे पहले टॉप पे जो है वो रेवेन्यू अर्न्ड दिखा लेते हैं, और उसमें से आप एक्सपेंसेस को इसमें माइनस करते रहते हैं। जितना भी आपका एक्सपेंस जो है रेवेन्यू से जब घट के आ जाता है तो आपके पास जो बचता है वो आपका क्या होता है, नेट इनकम। ठीक है, ये बोलते हैं आपका होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसको इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं। तो इस पे आपका क्या क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है दोस्तों, एग्जाम के अंदर आपसे पूछ सकते हैं कि इनकम स्टेटमेंट को हम इनडायरेक्टली क्या बोलते हैं, या बोलेंगे आपको कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का दूसरा क्या नाम है। तो ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको इसको ध्यान से देख लेना चाहिए। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इनकम स्टेटमेंट आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, तो इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों। तो हम लोग मूव करते हैं नेट इनकम की तरफ। नेट इनकम, नेट का मतलब ये क्या होता है दोस्तों, जहां पे भी हमारी अकाउंट्स में या इकोनॉमिक्स में जहां पे भी नेट लग जाता है उसका मतलब होता है कि हमने कहीं से डेप्रिसिएशन को रिड्यूस कर दिया है दोस्तों। ठीक है, तो नेट को आप हमेशा याद रखिएगा। इसमें नेट का मतलब होता है हमने डेप्रिसिएशन को रिड्यूस कर दिया था। जब हम इकोनॉमिक्स के अंदर जीडीपी भी निकालते हैं, ठीक है, जीडीपी, एनएनपी, एड फैक्टर कॉस्ट, जो हमारी नेशनल इनकम होती है, जब हम इसको भी निकालते हैं दोस्तों, तब भी हम जो है डेप्रिसिएशन को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, ग्रॉस से नेट जाने के लिए डेप्रिसिएशन को रिड्यूस किया जाता है दोस्तों। तो याद रखिएगा इस चीज को, ये काफी आपको हेल्पफुल हो सकती है एग्जाम के अंदर। तो नेट इनकम इज द डॉलर अमाउंट, या फिर हम यहाँ पे इंडिया की टर्म्स में लिख सकते हैं रुपी अमाउंट। ठीक है, रुपी अमाउंट दैट इज अर्नड इन प्रॉफिट्स। इट इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग रेवेन्यू एंड सब्ट्रैक्टिंग ऑल द एक्सपेंसेस इन अ गिवन पीरियड इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओवरहेड एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस। तो आपको ये बता रहा है कि आपको नेट इनकम निकालने के क्या तरीके हैं। आप सारे रेवेन्यू को ले लीजिए, उसमें से आप कौन कौन से एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, आपके एक्सपेंसेस होते हैं एक गिवन टाइम पीरियड में। ये टाइम पीरियड जनरली आपका जो होता है 1 साल का होता है। फिर आप उसमें ओवरहेड एक्सपेंसेस भी माइनस करते हैं, डेप्रिसिएशन को रिड्यूस किया जाता है और टैक्सेस को रिड्यूस किया जाता है। तो जो आपके पास आती है वो नेट इनकम होती है दोस्तों। तो नेट में एक तो आप याद कर लीजिए कि आपका डेप्रिसिएशन रिड्यूस हो जाता है, दूसरा आपका टैक्सेस भी रिड्यूस हो जाता है दोस्तों। तो हम लोग चलते हैं रेवेन्यू। रेवेन्यू आपका जनरली किससे होता है, एक बिजनेस को जो है रेवेन्यू का मतलब क्या है, जो भी पैसा आपको आता है, ठीक है, आपके बिजनेस के अंदर कोई भी पैसा आ रहा है, किस तरह से आएगा,
आपको रेवेन्यू जो जनरली होता है वो हमेशा सेल्स से आता है। आप बिजनेस कर रहे हैं तो कोई ना कोई चीज बेच ही रहे होंगे ना। बिजनेस में प्रॉफिट किस तरह कमाएंगे, या तो आप कोई चीज मैन्युफैक्चर करके सेल कर रहे हैं, ठीक है, तभी आपके पास रेवेन्यू आएगा। तो रेवेन्यू को हम इनडायरेक्टली सेल्स भी बोलते हैं बिजनेस टर्म्स में, अकाउंटिंग टर्म्स में। तो रेवेन्यू इज एनी मनी अर्नड बाय द बिजनेस। बिजनेस कोई भी पैसा जो है कमा के लेके आ रहा है तो उसको हम रेवेन्यू बोलेंगे दोस्तों। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये आपके पास क्या आ रहा है दोस्तों, कैश फ्लो। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बताई थी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपके पास क्या होता है, बैलेंस शीट होती है, उसी तरह हम एक कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाते हैं, ठीक है। एक कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है, एक फंड फ्लो स्टेटमेंट होती है। इससे हमें क्या पता चलता है कि कैश का फ्लो क्या है, बिजनेस से बाहर पैसा ज्यादा जा रहा है या अंदर ज्यादा आ रहा है, ठीक है। ये हमें पता चलता है कैश फ्लो स्टेटमेंट से। तो ये एक बिजनेस फर्म की डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, इसलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाई जाती है। तो यहाँ पे आपसे कैश फ्लो बताया गया है कि कैश फ्लो इज द टर्म दैट डिस्क्राइब्स द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश इन अ बिजनेस। द नेट कैश फ्लो फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इज फाउंड बाय टेकिंग द बिगिनिंग कैश बैलेंस एंड सबट्रैक्टिंग द एंडिंग कैश बैलेंस। अ पॉजिटिव नंबर इंडिकेट्स दैट मोर कैश फ्लोड इनटू द बिजनेस, ठीक है, देन आउट, वेयर अ नेगेटिव नंबर इंडिकेट्स द ऑपोजिट, ठीक है। तो ये आपसे कह रहा है कि अगर आपके पास कैश फ्लो जो है उसमें आप ओपनिंग कैश का स्टॉक ले लेते हैं, ठीक है, ओपनिंग कैश जो आपके पास होगा, ठीक है, फिर उसमें से आप क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि आपके बिजनेस में जो कैश बढ़ा है या घटा है। अगर बड़ा होगा तो दैट मीन्स कि आपका कैश बाहर गया है, अगर अगर बड़ा होगा तो मतलब कि कैश आपकी बिजनेस के अंदर आया है, और अगर घटा होगा तो मतलब कि कैश आपका बिजनेस से बाहर गया होगा। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का टोटली यही पर्पस होता है। तो कैश फ्लो भी जो है हमारे अकाउंटिंग में बहुत ही ज्यादा यूज होने वाली टर्म है दोस्तों। अगली टर्म आपके साथ जो डिस्कस कर रहा हूं वो है क्रेडिट, ठीक है। क्रेडिट का मतलब क्या होता है, हिंदी में हम क्रेडिट को क्या लिखते हैं, उधार, ठीक है। किसी को हम उधार दे रहे हैं, दैट इज क्रेडिट, ठीक है। आप जनरली जैसे आप पेपर में आए दिन ये टर्म पढ़ते होंगे कि आपका क्रेडिट है, क्रेडिट है, क्रेडिट है, ठीक है। तो क्रेडिट इज एन इंक्रीज इन अ लाइबिलिटी और इक्विटी अकाउंट और डिक्रीज इन एन एसेट और एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है। आपको ये बोल रहा है कि आपका इंक्रीज इन लायबिलिटी और इक्विटी अकाउंट, दैट मींस आपका जो है देनदारियों में जो है आपका बढ़ावा होना, या फिर डिक्रीज इन एन एसेट और एक्सपेंस अकाउंट, या फिर आपका जो एक्सपेंस अकाउंट है वो डिक्रीज होना, ठीक है, या आपका एसेट अकाउंट डिक्रीज होना, ठीक है। तो इसको हम क्रेडिट बोलते हैं। क्रेडिट का मतलब होता है उधार, डेबिट। तो डेबिट जो होता है, डेबिट इज एन इंक्रीज इन एन एसेट और एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है, और डिक्रीज इन अ लायबिलिटी अकाउंट। जो क्रेडिट है उसका वाइस वर्सा जो है वो डेबिट हो जाता है, ठीक है, वाइस वर्सा जो है वो डेबिट हो जाता है। ये आपको बोलता है इंक्रीज इन एसेट होता है आपका तो वो डेबिट होता है, और एक्सपेंस अकाउंट, और डिक्रीज इन अ लायबिलिटी और इक्विटी अकाउंट। दूसरा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक जनरल टर्म्स के अलावा क्रेडिट और डेबिट, ठीक है, हमारे जो अकाउंट्स बनते हैं, ठीक है, उसका फॉर्मेट कुछ इस तरह होता है। यहाँ पे पर्टिकुलर्स होते हैं, यहाँ पे आपका वैल्यू दी होती है या क्वांटिटी होती है, ठीक है, यहाँ पे क्वांटिटी होती है या वैल्यू होती है आपकी इन रुपीज, ठीक है। तो क्वांटिटी नहीं, सॉरी, वैल्यू आपका आएगा इन रुपीज आएगा यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पर्टिकुलर्स होगा। तो जो आपका लेफ्ट साइड है दोस्तों, ठीक है, इसको हम डेबिट बोलते हैं, ठीक है, और जो आपका राइट हैंड साइड है इसको हम क्रेडिट बोलते हैं। तो इसको भी आप ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट साइड भी अकाउंट्स के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका कोई भी अकाउंट बनेगा उसमें जो लेफ्ट हैंड साइड होगी वो डेबिट होगी, राइट हैंड साइड जो है क्रेडिट होगी। हालांकि इसके अपने ही रूल्स हैं, ठीक है, किस चीज को डेबिट करना है, किस चीज को क्रेडिट करना है, इसके अपने रूल्स है जो मैं अभी आपके साथ स्लाइड्स में डिस्कस करूंगा दोस्तों। तो फिलहाल आप इतना ही समझ लीजिए कि क्रेडिट और डेबिट का एक और पहलू होता है अकाउंट्स के अंदर। तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये आपसे बोल रहा है फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। अभी मैंने आपसे पीछे भी डिस्कस किया था कि आपके एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों ही होता है, कि करंट एसेट करंट लायबिलिटी होता है, फिक्स्ड एसेट फिक्स्ड लायबिलिटी होता है। उसी तरह जो आपका कॉस्ट भी है ना दोस्तों, वो दो तरह का होता है, एक फिक्स्ड कॉस्ट होता है और दूसरा आपका एक होता है वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट आपका क्या है कि आपका एक फिक्स्ड अमाउंट जो बिजनेस एस्टेब्लिश करने में आपका लगेगा ही लगेगा, या आपका जब आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होंगे तो आपका एक फिक्स्ड कॉस्ट होगा कि आपको मशीन चलाने का जो है आपका पैसा लगेगा ही लगेगा, वो लगेगा ही लगेगा। आपका एक बेसिक अमाउंट जो कि आपका किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने में या बिजनेस को एस्टेब्लिश करने में लगता है उसको हम फिक्स्ड कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो आपका रॉ मटेरियल लग रहा है या जिसकी भी वैल्यू ऊपर नीचे जाती रहेगी, ठीक है, कभी इंक्रीज होगी कभी डिक्रीज होगी, तो उस चीज को हम बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। तो अब इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं दोस्तों। अब फिक्स्ड कॉस्ट इज वन दैट डज नॉट चेंज विद द वॉल्यूम ऑफ सेल्स, ठीक है। आपकी सेल की वॉल्यूम के साथ जो चेंज नहीं होता है वो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट होता है। फॉर एग्जांपल रेंट एंड सैलरीज, ठीक है, ये तो आपने देना ही है। इफ अ कंपनी सेल्स मोर, द ऑपोजिट ऑफ अ फिक्स्ड कॉस्ट इज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। ये मैंने आपको भी बता ही दिया कि वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है। तो दूसरा हमारे पास दोस्तों आ जाता है जनरल लेजर, ठीक है। अब हम अकाउंट में एक और चीज बनाते हैं, लेजर।
तो कैसे होता है दोस्तों, मैं आपको शुरू से समझाता हूँ। सबसे पहले हम करते हैं जर्नल एंट्रीज, ठीक है। इससे भी पहले हमारे पास क्या आता है कि कोई आपको कैश वाउचर देगा, ठीक है। किसी भी चीज को आपने परचेज किया है या आपने सेल किया है तो आपके पास एक वाउचर होगा, उससे आप जर्नल एंट्रीज करते हैं, ठीक है। जर्नल एंट्रीज किस तरह होती है दोस्तों, जैसे कि मैंने लिख दिया कैश टू सेल्स, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा हम स्पेस छोड़ देते हैं और नीचे लिख देते हैं टू सेल्स, ठीक है। जो कैश होगा ये डेबिट होगा, जो भी चीज हम ऊपर लिख रहे हैं सबसे पहले ये आपका डेबिट होगा, और जो नीचे वाली चीज होगी ये क्रेडिट होगी, ठीक है दोस्तों। आगे हम दो कॉलम्स बना लेते हैं। जो डेबिट वाली चीज होगी वो हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे, जो क्रेडिट वाली चीज होगी वो हम राइट हैंड साइड पे लिखेंगे दोस्तों, और लास्ट में जाके ये दोनों आपस में मैच कर जाने चाहिए दोस्तों। तो इस तरह से हमारी जर्नल एंट्री होती है। इसके बाद दोस्तों हम लोगों के पास बन के आता है एक लेजर अकाउंट, ठीक है। तो दोस्तों आपने जर्नल एंट्री देख लिया, आपके पास ये जर्नल एंट्री आ गई है। तो हम लेजर किस तरह बनाते हैं, लेजर जो हमारा होता है, लेजर के अंदर जो हम ये जो भी एंट्रीज कर रहे हैं, ये एंट्री किस चीज की है, पहले कैश टू सेल्स ही होती है आपकी, आपने की कैश में कोई भी सेल की है तो उसकी एंट्री इस तरह से होती है जर्नल एंट्री। यहाँ पे हम इसके पर्टिकुलर्स लिखते हैं, नीचे एंट्री क्या हुई है मतलब कि सेल क्या हुई है आपकी वो लिखते हैं। तो ये जो हम हमारी एंट्री आ रही है इसमें हम दो अकाउंट डिस्कस कर रहे हैं, एक कैश एक सेल्स। तो हम यहाँ पे लेजर में इंडिविजुअल अकाउंट बनाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे एक कैश अकाउंट बनेगा, यहाँ पे हमने जो भी जर्नल बनाए हैं उसकी सारी एंट्रीज जो है हम यहाँ पे करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड मैंने आपको बताई थी डेबिट होती है, राइट हैंड साइड क्रेडिट होती है दोस्तों। तो यहाँ पे कैश अगर डेबिट में है तो यहाँ पे मैं टू सेल्स लिख दूंगा दोस्तों। तो जो मैंने जितनी की भी सेल की है उसको मैं यहाँ पे डेबिट में लिख दूंगा, और फिर जो क्रेडिट साइड की एंट्रीज आएंगी जनरल से उसको मैं क्रेडिट में लिखूंगा, और इसका जो बैलेंस निकलेगा उसको हम ले जाते हैं ट्रायल बैलेंस में। एक और अकाउंट बनता है उसको हम ट्रायल बैलेंस कहते हैं दोस्तों। इसको मैं आपके साथ स्पेसिमेन जो है इसका लास्ट में पूरा डिस्कस करूंगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि एक्चुअल में होते कैसे हैं। अभी मैं आपको जस्ट ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इस तरह से हमारी अकाउंटिंग एंट्रीज होती है। सबसे पहले जर्नल एंट्री होती है, फिर हम लेजर्स बनाते हैं, फिर हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, और ट्रायल बैलेंस के अंदर हम जो है सारे बैलेंस को जो है इक्वेट करते हैं, ठीक है, डेबिट और क्रेडिट साइड को दोस्तों। तो इस तरह से बनता है, हम लोग देख लेते हैं। अ जर्नल लेजर इज द कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ अ कंपनीज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। द जनरल लेजर इज यूज्ड इन ऑर्डर टू प्रिपेयर ऑल द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। ये बोल रहा है जितनी भी आपकी कंपनी की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती हैं उसको हम जनरल लेजर में रिकॉर्ड करते हैं, और ये आपका क्या होता है, सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है कंपनी की वो बनाने के लिए यूज किया जाता है। इसकी जो मैं आपके साथ अभी स्पेसिमेन लास्ट में शेयर करूंगा दोस्तों, आप वीडियो पूरी देख लीजिएगा, आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा दोस्तों। तो अब हम लोग देखते हैं आगे, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये क्या है दोस्तों, दीज आर दी रूल्स दैट ऑल अकाउंटेंट्स अबाइड बाय व्हेन परफॉर्मिंग द एक्ट ऑफ अकाउंटिंग। दीज जनरल रूल्स वर एस्टेब्लिश्ड सो दैट इट इज इजियर टू कंपेयर एप्पल्स और एप्पल्स, ठीक है। इसको आप देख सकते हैं दोस्तों, व्हेन लुकिंग एट अ बिजनेसेस फाइनेंशियल रिपोर्ट। ये आपको बोल रहा है कि जो हम जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वो हैं जो कि पहले एक ऑर्गेनाइजेशन ने दिए थे, ठीक है। उसको हम यूज करते हैं कोई भी अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स बनाने के लिए, ताकि आपको बारीक से बारीक, ये एप्पल्स टू एप्पल्स लिखने का क्या मतलब था कि आपको बारीक से बारीक भी जो फर्क है वो पता चल जाए, ठीक है, जब हम उसको कॉमनली फॉलो करेंगे दोस्तों। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ दोस्तों कि हमारे इंडिया के अंदर जो है, इंडिया में जो है फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स बनाने के लिए कौन आपको स्पेसिफाई करता है, किससे आपको पता चलता है कि आपको अकाउंट्स किस तरह से बनाने हैं, ठीक है। रिकॉर्ड्स कौन बताता है आपको, ICAI, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इसके अंदर आपका आता है एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड, ठीक है। ASB करके एक बोर्ड होता है इसके अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड, ठीक है। ये जो है वो हम लोगों को स्पेसिफाई करता है कि हमें अकाउंट्स जो है वो किस तरह के बनाने हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के अंदर ASB दोस्तों। तो इस चीज को भी आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड ऑफ ICAI, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये आपके पास क्या आ रहा है, जर्नल एंट्री। मैंने अभी आपको पीछे बताया, जर्नल एंट्रीज आर हाउ अपडेट्स एंड चेंजेस आर मेड टू अ कंपनीज बुक्स। Every journal entry must consist of a unique identifier to record the entry, a date, a debit and credit, an amount, and an account code that determines which account is altered, ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपको पीछे बना के दिखा दिया था। यहाँ पे हम सबसे पहले इसके डेट लिखते हैं, यहाँ पे फिर हमारे पास पर्टिकुलर्स होते हैं, यहाँ पे हमारे पास डेबिट होता है, यहाँ पे हमारे पास क्रेडिट होता है, और अकाउंटिंग एंट्री कैसी होती है, कैश टू सेल्स, ठीक है। इसको हम डेबिट कर देंगे, यहाँ पे डेबिट होगा, यहाँ पे क्रेडिट होगा, यहाँ पे उसकी डेट लिखी जाएगी, ठीक है, जो भी तारीख होगी, और इसके नीचे हम इसके पर्टिकुलर्स लिखते हैं। इस एंट्री को हम एक्सपेंड करके लिखेंगे कि सेल्स मेड इन कैश, ठीक है।
इस तरह से जो है आपका जर्नल एंट्री होती है दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं लिक्विडिटी की तरफ। लिक्विडिटी क्या होता है? लिक्विडिटी में आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि किसी भी चीज को कन्वर्ट कितनी जल्दी पैसे में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसको हम लिक्विडिटी बोलते हैं। अ टर्म रेफरेंसिंग हाउ क्विकली समथिंग कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश। फॉर एग्जांपल, स्टॉक्स आर मोर लिक्विड देन अ हाउस सिंस यू कैन सेल स्टॉक्स टर्निंग इनटू कैश मोर क्विकली देन रियल एस्टेट। तो आपको बोल रहा है कि आपके जो स्टॉक्स हैं उसको आप जल्दी बेच सकते हैं। स्टॉक्स क्या होते हैं? आपके शेयर्स होते हैं, ठीक है, या फिर आपकी इन्वेंट्री जो होगी जिसको आप जल्दी से बेच के कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो ज्यादा लिक्विड होगी देन हाउस, जिसको बेचने के लिए आपको काफी ज्यादा पेपर वर्क करना पड़ेगा, या आपको बेचने में पहले सबसे पहले आपको परचेजर्स देखने पड़ेंगे कि कौन इसका अच्छा दाम दे सकता है। तो ठीक है, दैट इज नॉट इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश, तो इसलिए जो है उसकी लिक्विडिटी जो है थोड़ी लोअर होती है देन स्टॉक। तो अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ दोस्तों। प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। प्रीपेड, ये देखिए नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि कोई भी एक्सपेंसेस जो आपने पहले से ही दे दिए हैं, ठीक है, एनी एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, उसको हम लोग बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस दोस्तों। तो इसकी डेफिनेशन भी यही कह रही है कि दे आर फ्यूचर एक्सपेंसेस दैट हैव बीन पेड इन एडवांस। इन अदर वर्ड्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस आर कॉस्ट दैट हैव बीन पेड बट आर नॉट येट यूज्ड अप एंड हैव नॉट येट एक्सपायर्ड। ना तो वो एक्सपायर हुआ है अभी तक, ना तो खत्म हुआ है, और ना ही आपने यूज किया है। तो इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं? देखिए, अगर सपोज कीजिए आप इंश्योरेंस लेते हैं, आप गाड़ी की इंश्योरेंस लेते हैं, आप पर्सनल इंश्योरेंस लेते हैं, तो वो ऐसा तो नहीं होता है कि सिर्फ आज के लिए, वो पूरे पूरे साल के लिए होती है ना दोस्तों। तो हम गाड़ी की इंश्योरेंस लेते हैं, वो 1 साल तक काम करती है, लेकिन हमने पैसे तो आज पे कर दिए। दैट मीन्स कि जो फ्यूचर मंथ्स के लिए है, फ्यूचर मंथ्स के लिए हमने उसे वो मंथ्स के लिए हमने जो है इंश्योरेंस को एडवांस में पे कर दिया है, तो उसको हम कंसिडर करते हैं। बिजनेस के अंदर की ऐसे कई सारे खर्चे होते हैं जो हम एडवांस में पे कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। तो इसका एग्जांपल मैंने आपको दे दिया। इसी तरह आपका होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। प्रीपेड हो गया है जो आपने पहले से ही पे कर दिया। आउटस्टैंडिंग है जो आप खर्चे कर चुके हैं लेकिन अभी तक आपने पे नहीं किया, ठीक है, वो आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है? एन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज एन एक्सपेंस व्हिच इज ड्यू बट हैज नॉट बीन पेड। एन एक्सपेंस बिकम्स आउटस्टैंडिंग व्हेन द कंपनी हैज टेकन द बेनिफिट बट द रिलेटेड पेमेंट हैज नॉट बीन मेड, ठीक है। कंपनी ने बेनिफिट तो ले लिया है लेकिन उसके पैसे अभी तक नहीं दिए हैं, तो उसको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दोस्तों। तो एग्जांपल्स क्या है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के? रेंट पास्ट ड्यू बट नॉट येट पेड। आपका रेंट है, काफी टाइम से ड्यू है लेकिन आपने पे नहीं किया है, तो आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होंगी। बिल्स पास्ट ड्यू बट नॉट येट पेड, ठीक है। सब्सक्रिप्शंस पास्ट ड्यू बट नॉट येट पेड। एक चीज मैं आप लोगों को फिर से बताना चाहूंगा ऊपर कि जो प्रीपेड एक्सपेंसेस होता है ये आपका एसेट्स में कंसीडर होता है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि ये आपका एसेट। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है दोस्तों ये आपकी लाइबिलिटी होगी, ये आपकी देनदारी है, आपको अभी पे करना है, ठीक है। ये आपके ऊपर कर्जा है, ये आपको पे करना है, इसको इसलिए इसको लाइबिलिटी में कंसीडर किया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन आपके पास आइडेंटिफाई करने के लिए भी आ सकता है कि प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं या फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, एसेट और लाइबिलिटी। तो आपको इस तरह से आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं, आप उसको समझ सकते हैं, आप उसको बता सकते हैं कि एसेट्स और लाइबिलिटीज इसको क्यों बोलते हैं। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो आपकी जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो तो मैंने आपको दोस्तों आज करा दी, वो इतनी ही है। अब हम लोग आपको करवाना चाहते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आपके पास एक टर्म, एक चीज होती है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक टूल होता है, अकाउंटिंग टूल, ठीक है, जिसको काफी यूज किया जाता है बिजनेसेस के अंदर। इसको बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। आपने कोई भी परचेजेस करनी है, आपने कोई भी सेल्स करनी है, तो अगर आप उसको कैश में नहीं करना चाहते, ठीक है, बिजनेस जनरली इसको यूज करते हैं क्योंकि वहां पे बहुत बड़ी ट्रांजेक्शन होती हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन होती हैं। तो एक पोस्ट डेटेड चेक होता है, ये काइंड ऑफ एक पेपर की तरह होगा, उस पे आप लिख के देंगे कि मैं इतने पैसे जो है इस तारीख को इस बैंक में जमा करवा दूंगा, ठीक है, और बैंक उसका कोई गारंटर होगा दोस्तों। तो उसको हम यूज करते हैं, जैसे कि आपका पहले के टाइम में प्रॉमिसरी बिल्स भी होते थे। प्रॉमिस करना किसी को कि मैं आपको इतने टाइम के अंदर पैसे दे दूंगा, आप कैश में वो जो है डील नहीं करते, ठीक है। तो उस तरह से ये होता है। इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको टर्म होती है पोस्ट डेटेड चेक्स भी बोलते हैं इसको दोस्तों हम, जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होते हैं, क्योंकि इसमें एक डेट दी होती है। आज आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उसमें आप आज की तारीख नहीं डालेंगे, आप बोलेंगे, आप उसमें 2 महीने की डेट डालेंगे, महीने की डेट डालेंगे, 3 महीने होते हैं जनरली, 3 महीने की डेट डालेंगे, 90 डेज का टाइम पीरियड होता है इसमें पे करने के लिए। तो उसको हम बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये प्रॉमिस होती है कि मैं जो है आपसे आज सामान खरीद रहा हूँ तो मैं इसका आपको पैसा पे कर दूंगा, ठीक है, दैट इज बिल ऑफ एक्सचेंज। तो अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ रिटन ऑर्डर यूज्ड प्राइमरीली इन इंटरनेशनल ट्रेड दैट बाइंड्स वन पार्टी टू पे a fixed sum of money to another party on demand।
or at a predetermined date. Bills of exchange are similar to checks or promissory notes. They can be drawn by individuals or banks and are generally transferable by endorsements, generally written as BP और BR. इसको अकाउंटिंग टर्म्स में कैसे यूज करते हैं हम, जैसे लिखते हैं टू BP, ये हो गया आपका बिल्स पेएबल, टू BR ये हो गया आपका बिल्स रिसीवेबल. ये दोनों ही क्या होते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज होते हैं दोस्तों. तो बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफन इंक्लूड्स थ्री पार्टीज. इसके अंदर थ्री पार्टीज होती हैं, एक ड्रॉई होता है, एक ड्रॉयर होता है, एक पेई होता है. ठीक है, तो आपके पास बिल ऑफ एक्सचेंज का ड्रॉयर कौन होता है? ड्रॉयर इज द मेकर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज. सबसे पहले तो जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट बनाता है, जो कागज का टुकड़ा जिसपे लिखा जाता है कि पैसे देने हैं, वो कौन बनाता है? उसको बोलते हैं हम ड्रॉयर. तो बिल इज साइंड बाय अ ड्रॉयर. ठीक है, इसमें ड्रॉयर जो है साइन भी करता है अपने. A creditor who is entitled to receive payment from the debtor can draw a bill of exchange. ठीक है, एक क्रेडिटर है, सपोज कीजिए कि आपने क्रेडिट पे किसी को आपने माल बेचा, तो आप क्रेडिटर हो गए. ठीक है, जिससे आपने पैसे लेने हैं वो डेटर हो गया आपका. ठीक है, वो आपसे जिसने उधार लिया है वो आपका डेटर हो गया. तो आप क्रेडिटर हैं, तो आप जो है बिल ऑफ एक्सचेंज बनाएंगे. ठीक है, क्योंकि आपने पैसे लेने हैं तो आप उसको फोर्स करेंगे, आप उसको लिख के देंगे कि आपको इतने टाइम में इतने पैसे पे करने हैं. ठीक है, और इसमें गारंटर कौन होगा? वो बैंक होगा बीच में. ठीक है, तो इसी तरह दूसरी पार्टी आपके पास ड्रॉई होती है. ड्रॉई क्या होती है? ड्रॉई इज द पर्सन अपॉन हुम द बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन. जिसके ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया जाता है, जिसको दिया जाता है, जिससे साइन करवाए जाते हैं, जिससे पेमेंट रिसीव करनी है, उसको हम बोलते हैं ड्रॉई. याद रखिएगा, जिसने पेमेंट लेनी है वो ड्रॉअर, जिससे पेमेंट लेनी है वो ड्रॉई. ठीक है, और पेई कौन सा होता है? जो फैसिलिटेट करता है इन द मेकिंग ऑफ पेमेंट. ये कौन होते हैं जनरली? ये बैंक्स होते हैं या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होंगी, कोई भी जो प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होगी दोस्तों. ठीक है, जो इस चीज को फैसिलिटेट करती है. तो ये आपके पास तीन पार्टियां हो जाती हैं. ड्रॉई को हम क्या बोलते हैं? इज ऑल्सो नोन एज एक्सेप्टर, ऑल्सो नोन एज पोस्ट डेटेड चेक्स. ठीक है, तो आप इन टर्म्स को अच्छी तरह से देख लीजिएगा दोस्तों. ड्रॉअर, ड्रॉई और पेई, ये भी आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं. आपसे पूछा जा सकता है कि ड्रॉई क्या होता है बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर, या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज का दूसरा नाम क्या होता है, या पोस्ट डेटेड चेक्स हम किसको बोलते हैं दोस्तों. तो इस तरह से आपके क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक के अंदर से. ठीक है दोस्तों, अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट टर्म्स की तरफ. ये आपकी आ जाती है ट्रायल बैलेंस. अभी मैंने आपको पीछे बताया था ट्रायल बैलेंस. जितने भी लेजर में हम इंडिविजुअल अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, हमने कैश अकाउंट बना दिया, हमने बैंक अकाउंट बना दिया. ठीक है, जो भी है उन सारे अकाउंट्स की जो वैल्यू आती है, डेबिट में आती है तो डेबिट साइड में, क्रेडिट में आती है तो क्रेडिट साइड में, इसको हम बोलते हैं ट्रायल बैलेंस. ये लास्ट में मैच कर जाना चाहिए दोस्तों. तो ट्रायल बैलेंस का हम देख लेते हैं. ट्रायल बैलेंस इज अ लिस्टिंग ऑफ ऑल अकाउंट्स इन दी जनरल लेजर विद देयर बैलेंस अमाउंट आइदर डेबिट और क्रेडिट. द टोटल डेबिट्स मस्ट इक्वल द टोटल क्रेडिट्स, हेंस दी बैलेंस. इसीलिए जो है ट्रायल बैलेंस का ट्रायल बैलेंस बोलते हैं. ठीक है, बैलेंस इसीलिए बैलेंस करने को बोलते हैं बैलेंस इसके अंदर. तो ये तो होता है आपका ट्रायल बैलेंस अकाउंट. फिर आपका आ जाता है बैलेंस शीट. ये जो आपकी एक्चुअल आपकी जो कंडीशन कंपनी की बताती है वो बैलेंस शीट होती है. तो हम लोग करते हैं बैलेंस शीट. बैलेंस शीट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट रिपोर्ट्स अ कंपनीज एसेट्स, लायबिलिटीज एंड शेयरहोल्डर्स इक्विटी एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम and provides the basis for computing rates of return and evaluating its capital structure. It is financial statement that provides a snapshot of what the company owes as well as the amount invested by the shareholders. The balance sheet is used alongside other important financial statements such as income statement and statement of cash flows in conducting fundamental analysis or calculating financial ratios. तो आपको बोलता है कि बैलेंस शीट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है एक्चुअल में कंपनी की. ठीक है, इसी को देख के सारे डिसीजंस लिए जाते हैं. ठीक है, आपने कितना डिविडेंड देना है, आपने कितना रेट ऑफ रिटर्न देना है, अपने शेयर के ऊपर कितना पैसा पे करना चाहते हैं, वो कंपनी की बैलेंस शीट को देख के उसकी सिचुएशन का अंदाजा लगाकर तब दिया जाता है, तब कोई भी डिसीजन लिया जाता है. ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है आपकी बैलेंस शीट होती है. फिर आपको क्या बोल रहा है कि इसी की तरह और भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं, जैसे कि इनकम स्टेटमेंट होती है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज होती है. ठीक है, इनसे क्या होता है, जो अकाउंटिंग रेशियोज होती है, आपको मैं आगे जाके आगे की वीडियोस में अकाउंटिंग रेशियोज भी पढ़ाऊंगा. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है. इसके ऊपर कोई भी आपका न्यूमेरिकल बन सकता है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं. तो अकाउंटिंग रेशियोज जो है वो भी जो है हम बैलेंस शीट को देख के इन चीजों से ही निकालते हैं. तो अकाउंटिंग रेशियोज भी हमारी डिसीजन मेकिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है. अब आप सपोज कीजिए कि आप कोई आउटसाइडर है, कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहेंगे, तो आप कैसे करेंगे? आप उसकी डेट इक्विटी रेशियो देखेंगे. ठीक है, लिक्विडिटी रेशियो देखेंगे कि कंपनी ठीक है लिक्विड में कन्वर्ट कर सकती है कैश को, नहीं जब भी मैं बेचना चाहूँ अपने शेयर्स को. ठीक है, वो लिक्विडिटी रेशियो हो जाएगी. डेट इक्विटी रेशियो है कि नहीं, ठीक है, कंपनी का उधार कितना है, उसकी ओनरशिप कितनी है, वो डेट इक्विटी रेशियो. तो इस तरह की रेशियोज होती है दोस्तों, वो भी हम जो है बैलेंस शीट को देख के ही बनाते हैं. अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. ये होता है आपका
अब मैं आपके साथ यहाँ पे अकाउंट डिस्कस करूंगा, ठीक है। इतनी देर से हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, उसके अंदर तो आपको पता ही होगा कि एक टर्म है अकाउंट। तो ये अकाउंट होता क्या है बेसिकली, इसकी डेफिनेशन दी गई है। An account is a systematic presentation of all the transactions related to a particular head. Account shows the summarized records of transactions related to a concerned person or thing. An account may be related to things which can be tangible as well as intangible. For example, land, building, furniture, etc. are things. तो दोस्तों आपको ये क्या बोल रहा है कि आपका अकाउंट क्या होता है, जिसके अंदर आप किसी भी प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस, ठीक है, आप सारी ट्रांजैक्शंस रिलेट उसके अंदर रिकॉर्ड करते हैं टू अ पर्टिकुलर हेड, किसी भी एक हेड के अंदर। सपोज कीजिए मेरा नाम है या किसी और का नाम है, सपोज कीजिए कि हम लिख लेते हैं अनिल, ठीक है। तो हम अनिल का अकाउंट लिख रहे हैं, उसके अंदर हम एक साइड डेबिट लिखेंगे, एक साइड क्रेडिट लिखेंगे, तो इसको बोलते हैं अकाउंट। इस अनिल से रिलेटेड अगर किसी बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन होगी, अनिल सेल कर रहा है, परचेज कर रहा है, सैलरी ले रहा है, डिविडेंड ले रहा है, तो हम इस अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। अगर उसकी डेबिट एंट्री होगी तो डेबिट, अगर क्रेडिट होगी तो क्रेडिट साइड। तो इसको हम बोलते हैं दोस्तों अकाउंट। ये टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों चीजों का हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे पर्सन लिख दिया, अनिल लिख दिया, तो ये तो टेंजिबल हो गया, ठीक है। अगर मैं कोई गुड्स लिखता तो गुड अकाउंट होता, वो भी जो है टेंजिबल होता। इनटेंजिबल क्या होता है, जिसको हम देख नहीं सकते। जैसे कि कंपनी में गुडविल होती है, ठीक है, कि कंपनी का कितना नाम है मार्केट के अंदर, उसकी एक वैल्यू लगती है, तो उसको भी बैलेंस शीट में एसेट के तौर पे दिखाया जाता है। अब इस गुडविल को आप छू तो सकते नहीं, ये तो आपकी ब्रांड वैल्यू है बेसिकली, कि आपकी ब्रांड वैल्यू कितनी स्ट्रांग है, आपकी कितना नाम है आपका मार्केट में, तो उसके हिसाब से जो है हम गुडविल डिसाइड करते हैं दोस्तों। तो ये तो हो जाता है आपका अकाउंट। तो अकाउंट्स जो है दोस्तों आपके 3 तरह के होते हैं, तो इसको हम डिस्कस करते हैं अभी। अकाउंट्स जो होते हैं, सबसे पहले आपका होता है पर्सनल अकाउंट, ठीक है दोस्तों। तो इसकी क्या डेफिनेशन दी गई है, दीज अकाउंट्स टाइप्स आर रिलेटेड टू पर्संस, दीज पर्संस में बी नेचुरल पर्संस लाइक भरत अकाउंट, महेश अकाउंट, परमेश अकाउंट, अनिल अकाउंट। किसी भी आदमी का अकाउंट अगर बन रहा है, किसी भी इंसान का अकाउंट अगर बन रहा है, तो उसको हम पर्सनल अकाउंट के अंदर लिखते हैं दोस्तों, ठीक है। उसको क्या उसकी क्लासिफिकेशन होती है, पर्सनल अकाउंट। तो इसके लिए कुछ रूल्स है। तो पहले तो ये देख लेते हैं, दीज पर्संस कैन ऑल्सो बी आर्टिफिशियल पर्संस लाइक पार्टनरशिप फर्म्स, कंपनीज, बॉडीज, कॉर्पोरेट एंड एसोसिएशन ऑफ पर्संस। तो ठीक है, सिर्फ आदमियों का नहीं, जो आर्टिफिशियल पर्संस भी होती है, जैसे पार्टनरशिप फर्म हो गई, कंपनी होगी, बॉडीज होगी, कोई कॉर्पोरेट हो गया, एसोसिएशन होगी, उसको भी जो है पर्सनल अकाउंट के अंदर ही लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसके अंदर रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, ठीक है, एंड क्रेडिट द गिवर, कि जिसने भी चीज दी है या कैश दिया है या पैसा दिया है, उसको तो हम क्रेडिट करेंगे। डेबिट किसको करेंगे, जो रिसीव कर रहा है, ठीक है, पर्सनल अकाउंट के। जैसे ही हम अनिल लिख रहे थे, तो अनिल के अंदर हम डेबिट किसको करेंगे, जो रिसीव कर रहा है, ठीक है, और क्रेडिट किसको करेंगे, जो पे कर रहा है। अगर अनिल कुछ भी दे रहा है तो हम उसको क्रेडिट करेंगे दोस्तों, और कुछ भी उसको रिसीव हो रहा है तो उसको हम डेबिट करेंगे। तो ये तो हो जाता है आपका पर्सनल अकाउंट। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ अकाउंट, ये आ जाता है आपका रियल अकाउंट्स, ठीक है। ये आपका सेकंड तरह का अकाउंट होता है। दीज अकाउंट टाइप्स आर रिलेटेड टू एसेट्स और प्रॉपर्टीज, ठीक है। पर्सनल अकाउंट मैंने आपको बताया था कि वो तो या तो आदमियों के ऊपर होगा, या फिर जो है आपका कॉर्पोरेट्स के ऊपर होगा, या किसी कंपनी के ऊपर होगा। आर्टिफिशियल पर्संस के ऊपर भी मतलब कि पर्सनल अकाउंट बन जाता है। और दूसरा आपका रियल अकाउंट होता है, ये किसके ऊपर, एसेट्स और प्रॉपर्टीज के ऊपर बनता है। दीज आर फर्दर क्लासिफाइड एज टेंजिबल एंड इंटेंजिबल रियल अकाउंट्स। तो टेंजिबल रियल अकाउंट्स जिसको आप छू सकते हैं, ठीक है, जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस आप देख सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, बिल्डिंग अकाउंट, कैश अकाउंट, स्टेशनरी अकाउंट, इन्वेंट्री अकाउंट। ये तो आपका टेंजिबल रियल अकाउंट हो जाता है। इंटेंजिबल रियल अकाउंट आपके पास क्या हो जाते हैं, दीज एसेट्स डू नॉट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड कैन नॉट बी टच्ड, हाउएवर दीज कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी एंड हैव वैल्यू। जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया, गुडविल, ठीक है, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इन सबको आप छू तो नहीं सकते, लेकिन ये एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे कि कॉपीराइट और पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये तो बहुत ही फेमस है आज के टाइम पे दोस्तों। तो ये हो जाते हैं आपके इंटेंजिबल अकाउंट्स। ये क्या क्लासिफिकेशन आती है आपकी, रियल अकाउंट्स होते हैं। इसमें भी कुछ रूल्स है। इसका रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इनटू द बिजनेस एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट ऑफ द बिजनेस, ठीक है। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है, आउट इन। जो 3 तरह के अकाउंट है, इसमें क्या क्या रूल्स होते हैं, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए दोस्तों। तो इस वीडियो को, इस पार्ट को आप स्पेसिफिकली चाहे बैक करके, पॉज करके आराम से देख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर भी पेपर में क्वेश्चन बनते हैं और काफी बार पूछे भी गए हैं कि रियल अकाउंट में क्या रूल्स होते हैं, नॉमिनल अकाउंट में क्या रूल होते हैं, पर्सनल अकाउंट में क्या रूल्स होते हैं। तो इसलिए इसको देख लीजिएगा। तो इसका एग्जांपल भी दिया गया है, फर्नीचर परचेज्ड बाय एन एंटिटी इन कैश, डेबिट फर्नीचर अकाउंट एंड क्रेडिट कैश अकाउंट, ठीक है। ये आपको पता लग गया कि फर्नीचर आपके पास आ रहा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्नीचर आ रहा है। जहां आपके पास क्या आ रहा है, आप क्रेडिट में खरीद रहे हैं। अगर क्रेडिट में नहीं खरीद रहे होते, कैश में कर रहे होते, तो भी हम कैश को क्रेडिट करते हैं, क्योंकि क्रेडिट क्या होता है, व्हाट गोज आउट, ठीक है।
तो ये आपके पास हो गया है रियल अकाउंट्स। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट अकाउंट, ये आपके पास हो जाता है नॉमिनल अकाउंट। ठीक है दोस्तों, तो नॉमिनल अकाउंट आपके पास क्या है, दीज अकाउंट टाइप्स आर रिलेटेड टू इनकम और गेन्स एंड एक्सपेंसेस और लॉसेस। ठीक है, पर्सनल आपको पता चल गया, रियल आपको पता चल गया, और नॉमिनल अकाउंट किसके लिए होता है, इनकम और गेन्स के लिए या फिर एक्सपेंसेस और लॉसेस के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल रेंट अकाउंट आप बना रहे हैं, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, आपके पास कमीशन रिसीव क्या होगी, इनकम होगी। सैलरी अकाउंट ये आपका क्या होगा, एक्सपेंस होगा। वेजेस अकाउंट आपका एक्सपेंस होगा। कन्वेंस अकाउंट आपका एक्सपेंस होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको बोलते हैं हम नॉमिनल अकाउंट। तो ये आपकी थर्ड तरह की क्लासिफिकेशन है अकाउंट की। इसका क्या रूल है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस एंड क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स ऑफ द बिजनेस। इसमें आप क्या करेंगे, सारे एक्सपेंसेस को आप डेबिट करेंगे और जितनी भी आपकी इनकम आ रही है या गेन आ रही है बिजनेस का, उसको आप क्रेडिट करेंगे दोस्तों। तो इस रूल को भी आप याद कर लीजिएगा। आपको एग्जांपल दिया गया है कि सैलरी पेड टू एम्प्लॉयज ऑफ द एंटिटी, सैलरी अकाउंट विल बी डेबिटेड। ठीक है, सैलरी आपकी क्यों डेबिट होगी, क्योंकि ये आपका खर्चा है, आपका एक्सपेंस है। व्हेन द एक्सपेंसेस आर इनकर्ड, ठीक है, वेयर एज when an entity receives an interest, discount etc these are credited, क्योंकि ये क्या होगा, आपने कोई इंटरेस्ट आपको रिसीव हुआ, आपने, ठीक है, आपने किसी चीज पे डिस्काउंट, किसी परचेज पे आपको डिस्काउंट मिला, तो ये आपका क्या होगा, बिजनेस की इनकम होगी या गेन होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट में, इसको हम क्रेडिट करेंगे, इस अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे दोस्तों, इस एंट्री को हम क्रेडिट में लिखेंगे। तो ये तो हो जाते हैं आपके तीनों तरह के अकाउंट्स। क्या क्या हो जाती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो आप इसको ब्रॉडली देख लीजिए दोस्तों। इट हेल्प्स इन कीपिंग अ प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स टू द मेजर द फाइनेंशियल सक्सेस एंड साउंडनेस। इट इज कंसर्न्ड विद प्रोवाइडिंग अ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू ऑल द यूजर्स। ठीक है, तो ये तो हो जाता है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग। दूसरा आपके पास दोस्तों आ जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, इट हेल्प्स इन एनालाइजिंग द एक्सपेंसेस। ठीक है, आपके एक्सपेंसेस को एनालाइज करना, टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड और सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द फर्म एंड इन फिक्सिंग देयर प्राइसेस। इट आल्सो हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द कॉस्ट्स एंड प्रोवाइडिंग नेसेसरी कॉस्टिंग इन्फॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। तो इन डेफिनेशंस को आप ठीक से पढ़ लीजिएगा दोस्तों। अभी इस वीडियो में हम लोगों के पास टाइम जो है थोड़ा कम बचा है, टाइम फ्रेम हमारे पास थोड़ा कम बचा है, तो आप इसको ब्रॉडली देख लीजिएगा दोस्तों कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग किस लिए यूज होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग किस लिए होती है। इसमें हम कॉस्ट को मेजर करते हैं, एनालाइज करते हैं एक्सपेंसेस को, ताकि हम किसी प्रोडक्ट की जो है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू, मार्केट वैल्यू पता कर सके, उसको लगा सके, उसके ऊपर प्रॉफिट मार्जिन लगा के उसकी फाइनल वैल्यू तैयार कर सके। तो इसलिए ये अलग अलग तरह की अकाउंटिंग यूज होती है। तीसरी आपके पास मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है, डील्स विद प्रोवाइडिंग द नेसेसरी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू पीपल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन टू हेल्प देम इन decision making, planning and controlling business operations. Management accounting draws the information mainly from the financial accounting and cost accounting, which helps in management in various areas. ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इसलिए होती है इस तरह की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए, जिससे आपके पास बिजनेस के रिगार्डिंग, उसकी सिचुएशन के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाए, जिससे आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिले। ठीक है, तो ये तीन तरह की ब्रांचेस होती है अकाउंटिंग की। इसको ब्रॉडली हम फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे, इसके ऊपर काफी बड़े बड़े वीडियोस बनेंगे, क्योंकि काफी सारे टॉपिक्स होते हैं तीनों ही तरह की। ये एक एक सब्जेक्ट होता है बीकॉम के अंदर दोस्तों। तो कॉमर्स वाले स्टूडेंट तो जानते ही होंगे। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये आपके पास टू सिस्टम्स ऑफ अकाउंट्स दिए हुए हैं। दो तरह के अकाउंटिंग सिस्टम होते हैं, डबल एंट्री सिस्टम जो कि हम यूज करते हैं, एक सिंगल एंट्री सिस्टम जो कि छोटे दुकानदार या आप अपने पर्सनल बिजनेस के अंदर, ये एक्चुअल में फॉर्मल रिकॉर्ड नहीं होता है, ये इनफॉर्मल रिकॉर्ड होता है। ठीक है, सिंगल एंट्री सिस्टम होती है। तो इसका आपको डिफरेंस क्या होता है, इट इज अ कंप्लीट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, और जो आपका सिंगल एंट्री होता है ये इनकम्प्लीट सिस्टम होता है। ठीक है, इट रिकॉर्ड्स बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस, डेबिट और क्रेडिट। मैंने आपको पहले भी बताया था दोस्तों, हर ट्रांजैक्शन के जो है दो पहलू होते हैं, एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है। तो जो डेबिट और क्रेडिट है वो डबल एंट्री सिस्टम रिकॉर्ड करती है, और सिंगल एंट्री सिस्टम जो है सिर्फ सिंगल एस्पेक्ट को ही रिकॉर्ड करता है। तीसरा आपका जो है डबल एंट्री सिस्टम एक्यूरेट ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड सिंस एरर्स कैन बी आइडेंटिफाइड इजीली। जबकि यहाँ पे क्या होता है कि ट्रायल बैलेंस नहीं बन सकता है सिंगल एंट्री सिस्टम में, ट्रायल बैलेंस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बिकॉज इट इज नॉट सिस्टमैटिकली मेंटेन, क्योंकि इसमें दो पहलू ही नहीं है, सिर्फ आपका एक ही फेस यूज हो रहा है ट्रांजेक्शन का। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग चलते हैं फोर्थ की तरफ। फोर्थ पॉइंट आपको बोल रहा है, सिंस द ट्रायल बैलेंस इज एक्यूरेट द इनकम एंड द पोजीशन स्टेटमेंट्स विल आल्सो बी एक्यूरेट। सिंस देयर इज एन inaccurate trial balance, financial statements cannot be prepared। यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपकी सिंगल एंट्री सिस्टम में नहीं बनती है। आपका डबल एंट्री सिस्टम इट इज जनरली एक्सेप्टेड एंड यूज्ड। इंडिया में यही यूज होता है, और जो आपका सिंगल एंट्री सिस्टम है अब यूज नहीं होता है, ये पुराने समय में यूज होता था, बहुत ही कम जगह पे यूज होता है। वैसे ही लोगों ने इनफॉर्मल रिकॉर्ड्स अगर बनाने हो, इनफॉर्मल अकाउंट्स बनाने हो,
या जिनको अकाउंटिंग की समझ नहीं है वो सिंगल एंट्री सिस्टम बना लेते हैं दोस्तों। तो हम लोग मूव करते हैं। तो आज की आपकी जो देखिए आखिरी स्लाइड थी। आज मैंने आपके साथ काफी सारी चीजें डिस्कस की है। हमारी वीडियो जो है थोड़ी लंबी हो गई है इस वजह से, लेकिन इन्फॉर्मेशन आपको भर भर के है इसके अंदर दोस्तों। आप इस सारी स्लाइड्स को जो है रोक के पॉज करके दोबारा देख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता रहा हूँ इसमें से डेफिनेट क्वेश्चंस बनते हैं। अगर 20 क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं तो मैं आपको बताता हूँ आज की क्लास से ही जो है आपके 2 या 3 क्वेश्चन तो इजीली बन जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर हमने इतनी सारी चीजें कवर की हैं। तो मैं आपको कहा था दोस्तों, आपसे प्रॉमिस की थी आपको स्पेसिमेन दिखाऊंगा कि हम किस तरह से अकाउंट्स बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारे बनता है ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, ये आपका डेबिट हो जाता है, ये आपकी क्रेडिट साइड हो जाती है। इसके अंदर क्या स्टेटमेंट आ जाती है? जो आपकी क्रेडिट में होती है आपकी सेल्स होती है। ठीक है, आपका क्लोजिंग स्टॉक होता है और आपका ग्रॉस लॉस। अगर आपकी इधर की वैल्यू जो है डेबिट की वैल्यू ज्यादा आ जाती है और क्रेडिट की कम है तो हम इसे बैलेंस करना पड़ता है। तो अगर आपका क्रेडिट साइड पे बैलेंस है तो लॉस होता है, और अगर डेबिट साइड पे है तो ग्रॉस प्रॉफिट होता है। और डेबिट साइड में आपके आइटम्स क्या होंगे? ओपनिंग स्टॉक होगा, परचेजेस होगा, परचेजेस में से रिटर्न आउटवर्ड्स। ठीक है, रिटर्न आउटवर्ड का क्या मतलब होता है? परचेज माइनस परचेज रिटर्न। ठीक है, कई बार जो है हमें परचेजेस को वापस भी लेना पड़ता है। ठीक है, उसमें टूट फूट हो जाती है डिलीवरी के टाइम पे तो उसको वापस लेना पड़ता है, तो उसको हम परचेजेस से माइनस करते हैं, दैट इज इक्वल टू परचेज रिटर्न। तो ये आपके पास फाइनल वैल्यू हो जाती है। टू वेजेस टू कैरेज इनवर्ड्स। ठीक है, टू फ्रेट इनवर्ड्स। फ्रेट क्या होता है आपका? फ्रेट क्या होता है दोस्तों? आपका गाड़ी से कोई भी माल को लाने का खर्चा, दैट इज इक्वल टू फ्रेट। तो इस तरह का आपका एक ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। फिर इसके बाद जो होता है हम क्रॉस एंट्री करते हैं दोस्तों। अगर आपका ग्रॉस लॉस आया है तो हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे भेज देंगे। अगर आपका ग्रॉस प्रॉफिट आया है तो हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे भेज देंगे। इसको बोलते हैं हम क्रॉस एंट्री। ठीक है, यहाँ से ये आपकी क्रॉस एंट्री हो जाती है। फिर यहाँ पे हमने ग्रॉस लॉस लिख लिया, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट, अगर जैसा भी आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट में बैलेंस आता है। आइटम्स इसके अंदर क्या हो जाती है? सैलरीज, ऑफिस रेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टेलीफोन एक्सपेंसेस, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, डिस्काउंट अलाउड, इंश्योरेंस, ऑडिट फीस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स, डेप्रिसिएशन, एडवर्टाइजमेंट, कैरेज आउटवर्ड्स, बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, सेलिंग कमीशन, बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट ऑन लोन, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, नेट प्रॉफिट। तो डिस्काउंट रिसीव्ड होता है हमारे पास क्रेडिट में, कमीशन रिसीव्ड होता है, बैंक इंटरेस्ट, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड एंड शेयर्स इंटरेस्ट एंड अर्नड ऑन डिबेंचर, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, नेट लॉस। मैंने आपको बताया था प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है। जो हमारा प्रॉफिट होता है उसको हम क्रेडिट करते हैं, प्रॉफिट या हमारी जो भी इनकम है। इसी तरह हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनता है। और यहाँ पे क्या करते हैं हम, अगर हमारे पास लॉस होता है या फिर हमारा जो भी एक्सपेंडिचर होता है वो हम डेबिट में करते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको टाइप ऑफ अकाउंट भी बताया था कि टाइप ऑफ अकाउंट कैसे करते हैं, और अदरवाइज भी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में किस तरह से आइटम्स को रिकॉर्ड करते हैं। ये आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है दोस्तों, ये है आपकी बैलेंस शीट। इसको आप पॉज करके देख लीजिएगा दोस्तों। हम लोगों के पास समय बहुत कम है, क्योंकि आज मैं वैसे ही अपनी लिमिट एक्सीड कर चुका हूँ। वीडियो जो है काफी लंबी हो गई है, तो इसके अंदर मैं आपको सब कुछ पढ़ा ही चुका हूँ। आप वीडियो पॉज करके अपनी इसके अंदर स्टेटमेंट्स जो भी है, जो भी आइटम्स है वो आप देख सकते हैं। ये आपकी एसेट साइड आ जाती है जो लेफ्ट हैंड साइड पे है, और आपकी लाइबिलिटी जो है वो राइट हैंड साइड पे आ जाती है। ठीक है, आपकी यहाँ पे करंट लाइबिलिटी दी हुई है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी दी हुई है। ठीक है, आपके ये इक्विटी दी हुई है, आपके पास स्टॉक होल्डर्स इक्विटी दी हुई है। मैं आपको कह रहा था कि एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी। ठीक है, जो आपका पहला फॉर्मूला मैंने करवाया था वो यहाँ पे जस्टिफाई होता है दोस्तों। तो इसको आप पॉज करके वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, सारी आइटम्स को एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि ये टर्म जो है लाइबिलिटी के अंदर आती है, या ये जो आइटम है ये एसेट के अंदर आती है। आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, तो आप इसको पॉज करके देख लीजिएगा दोस्तों। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।